हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ कार्तिक एंड वेलकम टू के पाठशाला। सो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे जो न्यू टॉपिक है हमारे पास नंबर थ्योरी। अब नंबर थ्योरी हमने करनी है, तो जो टॉपिक 15 लिखा है इसको आपने नहीं देखना है, जो मैंने अपने नोट्स के हिसाब से देखा है जो भी सीक्वेंस है, लेकिन जैसे आपको सही समझ में आएगा मैं उस हिसाब से अभी आपको करवा रहा हूँ। तो नोट्स हमारे पास जो दिए हुए हैं मैं वहीं से अभी करवाने लगा हूँ, क्योंकि जो सारी की सारी नंबर थ्योरी क्या है, एक सारा का सारा इसमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं ना वो थ्योरी ही है। तो अगर बोर्ड पे लिखूंगा तो वो आपका भी टाइम वेस्ट है और मेरा भी है, क्योंकि करना तो आपने फिर नोट से याद करना होगा। तो जो चीज़ है मैं जहाँ से आपको क्लियर दिख रहा है, पीडीएफ की फॉर्म में मैंने करवाया हुआ है, पूरे स्कैन पेज हैं ये, तो इसलिए आपको क्लियर ही दिखेगा जहाँ से। तो जहाँ से मैं करवाने लगा हूँ, ताकि आपको जो लिखने में टाइम वेस्ट होना है वो आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो इससे मेरा भी टाइम बच जाएगा और आपका भी। तो अभी हम करते हैं इससे, बाकी इसके नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। तो नंबर थ्योरी से ज़्यादा 5 और 6 क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। वैसे तो हमारे पास देखें तो 2016 में और 17 में एक बार 5 क्वेश्चन आए और एक बार 6 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इसको हमारे पास दोनों को करने के लिए सबसे पहले हमारे पास पता होना चाहिए हमारे पास कि हमने करना क्या क्या। मैं आपको बताऊँ तो उसमें से वेट इसमें से हमारे पास 5 में से अगर हम बात करें तो जो 4 क्वेश्चन है वो फार्मूला बेस्ड है। 4 क्वेश्चन हर बार क्या है, फार्मूला बेस्ड आए हैं। और एक क्वेश्चन क्या है, मैथमेटिकल क्वेश्चन का है, जो हमारे पास क्या था, प्रिमिटिव वाला रूट है। तो उन्होंने नंबर थ्योरी में क्वेश्चन डाला हुआ वो। तो वो देखते हैं सारे के सारे जितनी भी थ्योरी या फार्मूलाज हैं, फार्मूला ही क्वेश्चन आए हुए हैं, फार्मूला बेस्ड ही। तो वो सारे के सारे अभी हम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले हमारे पास क्या है टॉपिक के हिसाब से, अगर आपके सिलेबस के हिसाब से देखें तो सबसे पहले हमारे पास है डिविजिबिलिटी टॉपिक। तो डिविजिबिलिटी टॉपिक हमारे पास क्या है, कह रहा है डिविजिबिलिटी होती क्या है, तो इसकी डेफिनेशन याद रखनी है आपने। तो क्या कह रहा है, एन इंटीजर बी इज सेड टू बी डिविजिबल। कोई भी इंटीजर हमने क्या ले लिया कि बी इंटीजर ले लिया, कह रहा है कि वो डिविजिबल होगा विद इंटीजर, ठीक है, डिविजिबल बाय एन इंटीजर। कोई इंटीजर बी है वो डिविजिबल भी किससे होगा, इंटीजर से ही होगा। वो क्या होगा, इंटीजर ए होगा। तो ए इंटीजर है जो कि हमारे पास नॉन नेगेटिव है, जीरो नहीं हो सकता मीन्स की। तो क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास अगर हम क्या करते हैं बी को डिवाइड कर दे ए के साथ, जो डिनोमिनेटर होता है हमारे पास वो जीरो नहीं ना हो सकता। अगर ये जीरो होगा तो ये क्या चला जाएगा, इनफाइनाइट चला जाएगा। तो इसलिए जो हमारे पास नॉन जीरो होता है। तो इसमें हमने क्या करना है, इंटीजर बी इज सेड टू बी डिविजिबल बाय इंटीजर ए इफ़ देयर एग्जिस्टेंस। कोई भी हमारे पास इंटीजर जो स्केलर बोल सकते हैं इसको, वो क्या किया हमने के, कोई हमारे पास एग्जिस्ट कर गया सच दैट बी इज इक्वल टू ए के, मीन्स कि हमारे पास जिसके साथ डिविजिबिलिटी हुई तो बी इज इक्वल ए के है, जिसको हम लिखने कैसे लिख सकते हैं, तो इसको बोलते हैं हम ए डिवाइड बी। इस तरह से अगर आप देखो थोड़ा सा सिंपल, अगर हमारे पास इस तरह से टिल्ड हो जाए तो इसको क्या बोलना था हमने, फिर बी डिवाइड ए लिखना था। तो इस तरह से हमारे पास क्या होता है, अगर ये हमारे पास सिंबल क्या है, बिल्कुल सीधा है। अगर हम ध्यान से देखो आप, तो ये बिल्कुल इस तरह से सीधा सिंबल है हमारे पास, जिसको कोलन भी बोलते हैं आई थिंक। तो ये हमारे पास क्या कह रहा है कि ए डिवाइड कर रहा है बी को, लेकिन जो चीज़ डिवाइड कर रही है वो नीचे होती है। लेकिन इसमें नंबर थ्योरी के हिसाब से अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास क्या है, उलट दिया हुआ है, ठीक है। मीन्स कि जो हमारे पास डिवाइड हो रही है चीज़ वो क्या है, हमारे पास नीचे आ रही है। तो ए डिवाइड किसको कर रहा है, बी को कर रहा है। इस तरह से ए नॉन जीरो है और बी इज इक्वल टू ए के दिया है। तो ये फार्मूला आपने याद रखना है, मेन यही है कि जब भी हमारे पास ए डिवाइड बी को करेगा तो तब हमारे पास क्या आएगा, जो नीचे वैल्यू हो वो क्या आ जाएगा, बी इज इक्वल टू ए के आ जाएगा। तो ये आपने फार्मूला याद रखना है। तो ये हमारे पास था डिविजिबिलिटी का। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं और प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन आए भी हुए हैं, तो इसलिए ये चीज़ें हमारे पास सारी की सारी क्या इंपॉर्टेंट बनती हैं। तो इसको हम करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्रॉपर्टी, हमारे पास फर्स्ट क्या दिया है, कह रहा है कि ए डिवाइड क्या करेगा, जीरो को। अगर ए डिवाइड देखो जहाँ पे लिखा है ए डिवाइड्स जीरो, अगर जो हमारे पास इस तरह से होता ए डिवाइड्स जीरो तो ये क्या हो जाना था, इसमें इस तरह से होता तो हमारे पास इन्फिनिटी आ जाएगा ना। इसका मतलब क्या है हमारे पास कि जीरो ऊपर है और ए नीचे है। अगर हम ए डिवाइड जीरो लिख रहे हैं ना, तो इसका मतलब क्या है कि ए डिवाइड किसको कर रहा है, जीरो को। तो जीरो अगर ऊपर हो तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, जीरो ही आता है, आपको पता है। अगर हमारे पास क्या होता है न्यूमिनेटर में कुछ भी हो जीरो, तो वो क्या हो जाता है, जीरो। इसमें वैल्यू जीरो क्या है, ऊपर है, इस तरह से लिखा हुआ है। लेकिन इसको लिखने का सिंबल है जो वो अलग लिखा हुआ है नंबर थ्योरी ने। अब जैसे मैथमेटिशियन ने बताया तो हम वैसा ही लिखेंगे, इसको चेंज तो कर नहीं सकते। तो ए डिवाइड जीरो हमारे पास क्या हो गया ये। अब क्या कह रहा है कि वन भी डिवाइड ए को करेगा, ऑब्वियस है हमारे पास कि कोई भी वैल्यू है उसके नीचे, अब लेफ्ट साइड वाले क्या है, नीचे वैल्यू, तो किसी के न्यूमिनेटर में हम क्या लिख सकते हैं, वन लिख सकते हैं। तो जो ऑब्वियस ही बात है। अब ए डिवाइड ए, तो ये भी ऑब्वियस ही बात है। कह रहे कि
ए डिवाइड वन को कब करेगा, अगर हमारे पास ए इज इक्वल टू क्या है प्लस माइनस, मीन्स कि इसको अगर मैथमेटिक की लैंग्वेज में लिखना चाहें तो क्या आएगा कि वन डिवाइड कर रहा है ए को, ये कह रहा है हमारे पास, तो ये कब होगा हमारे पास, डिवाइड कब करेगा, अगर ए की वैल्यू क्या होगी, या तो प्लस होगी या माइनस की वन होगी, तो फिर हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव का, यही होगा। इसके अलावा अगर और कोई भी वैल्यू होगी तो इंटीजर बनेगा नहीं, वो क्या बन जाना है, रैशनल नंबर, तो इसलिए ए हमारे पास क्या आएगा, प्लस माइनस ही आना चाहिए अगर ए डिवाइड किसको कर रहा है, वन को कर रहा है। अब इसके बाद थर्ड हमारे पास फोर्थ तक हो गया, हाँ फोर्थ के बाद फिफ्थ है हमारे पास, ए डिवाइड कर रहा है अगर बी को कर रहा है, बी डिवाइड सी को कर रहा है, तो विच इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, ए डिवाइड किसको करेगा, सी को करेगा, तो ये हमारे पास है थर्ड, इसको सॉरी फिफ्थ। इसके बाद सिक्स्थ हमारे पास क्या कह रहा है, अगर ए डिवाइड बी को कर रहा है तो ए डिवाइड बी सी को भी करेगा, मीन्स की इसका मतलब क्या है कि अगर बी ऊपर है इसको डिवाइड करना हमने ए के साथ, तो कह रहा है ए डिवाइड कर रहा है बी को, अगर ए डिवाइड बी को कर रहा है तो ए डिवाइड बी सी को भी करेगा, तो ये सिंपल सी बात है ना। मान लो हमारे पास अगर 6 डिवाइड कर रहा है 2 को, तो हमारे पास क्या क्या होगा, इसका मल्टीपल कर दें साथ में 2, तो क्या होगा, 12 भी डिवाइड 2 को करेगा ही, सिंपल सी बात है। तो वही उसने बोला कि अगर ए डिवाइड बी को कर रहा है तो ए डिवाइड बी सी को भी कर रहा है, और जहाँ पे सी नॉन जीरो है, क्योंकि अगर जीरो हो गया जहाँ पे वैल्यू तो वो क्या हो जाएगा, होल जीरो हो जाएगा, तो वो तो आंसर ही इज इक्वल टू जीरो दे देगा, तो वो चीज़ नहीं हो सकती हमारे पास। तो सेवन्थ क्या है हमारे पास, कह रहा है अगर ए डिवाइड बी को कर रहा है तो एम ए डिवाइड कर क्यों करेगा, एम बी को, और ये आई थिंक इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस तरह से आपने यही फार्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आपने फार्मूला याद रखने हैं। अब ये थे इतने ज़्यादा, कम से कम 35 से 40 होंगे हमारे पास, तो इतने ज़्यादा फार्मूले लिखने में टाइम होता है, तो मैंने जहाँ से समझा दिया कि सीधे सीधा आपको याद ही करने पड़ेंगे, बाकी आपको समझा दूंगा एक बार तो जो समझा रहा हूँ, ताकि आपको जल्दी से याद हो जाए। उसके बाद क्या है, ए डिवाइड अगर बी को कर रहा है, सी डिवाइड डी को कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का जो ऊपर वाली वैल्यू है, देखो ए सी डिवाइड किसको कर रहा है, बी डी को, तो ए सी डिवाइड कर रहा है बी डी को, ये क्या था उनका मल्टीप्लाई, अब उनका एडिशन भी क्या कह रहा होगा, तो ए प्लस सी भी डिवाइड करेगा बी डी को, तो ये आपने याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास, कह रहा है कि अगर हमारे पास ए डिवाइड बी को कर रहा है, बी डिवाइड ए को कर रहा है, मीन्स कि जो एक बार न्यूमिनेटर में वो डिनोमिनेटर चला गया और डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में चला गया, तो वो कब होगा, अगर ए इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस का बी, मीन्स कि अगर प्लस का होगा तो आंसर वन आएगा, अगर हमारे पास माइनस का बी हो जाएगा तो आंसर -1 होगा, तो इस तरह से हमारे पास है, कह रहा है ए इज इक्वल टू प्लस माइनस बी क्या आएगा। अब 10th क्या है, ए डिवाइड अगर बी को कर रहा है और बी नॉन जीरो है, बी नॉन जीरो क्यों होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास क्या है, नो अगर जीरो हो गया तो वो आंसर में जीरो आ जाएगा, तो अगर ए डिवाइड बी को कर रहा है तो कह रहा है कि मोड ऑफ ए है जो लेस देन होगा हमारे पास मोड ऑफ बी से, तो मोड ऑफ ए लेस देन होगा मोड ऑफ बी से, ये हमारे पास 10th था। इसके बाद 11th क्या कह रहा है, ए डिवाइड बी को कर रहा है, ए डिवाइड सी को कर रहा है, मीन्स कि ये दो वैल्यू को डिवाइड कर रहा है, ए डिवाइड बी को कर रहा है, ए डिवाइड सी को कर रहा है, तो ए डिवाइड किसको करेगा, बी एक्स प्लस सी वाई, मीन्स कि उसका इसके साथ मल्टीपल एक्स हो गया, इसके साथ मल्टीपल वाई होगा, और इन दोनों का एडिशन, तो देखो सिंपल ही है ना। अगर मान लो हमारे पास 4 डिवाइड 2 को कर रहा है, 8 डिवाइड भी 2 को कर रहा है, तो कह रहे हैं उसका मल्टीपल ए एक्स, मीन्स कि जहाँ पे मान लो 1 लगा लिया मल्टीपल, और जहाँ पे मान लो जहाँ पे भी 1 ही लगा लिया, और कोई भी लगा लो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उन दोनों को ऐड कर दिया, 8 और 4 कितना होगा 12, तो 12 भी डिवाइड 2 को करेगा। तो इस तरह से आप एग्जाम्पल के साथ करके देख सकते हो अगर आपने करना हो, लेकिन इसको आप सिंपल याद रखना चाहते हो सिंपल भी रख लो, क्योंकि जब फार्मूला बेस्ड है इसको सिंपल भी आप याद रख सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास, तो नेक्स्ट है हमारे पास डिवीजन एल्गोरिथम, तो डिवीजन एल्गोरिथम करते हैं अभी हम। डिवीजन एल्गोरिथम क्या कह रहा है, अब डिवीजन एल्गोरिथम भी हमारे पास डिविजिबिलिटी से ही आता है, और डिवीजन एल्गोरिथम आई थिंक मैंने किसी और टॉपिक में भी करवाया था, अगर आपको याद हो तो वहाँ से सेम ही है। अब थ्योरम थी हमारे पास, आई थिंक मैंने पिछले 1-2 टॉपिक्स पहले जो करवाए उसी में से कहीं पे करवाया था। तो क्या कह रहा है, एनी इंटीजर ए एंड बी विद ए ग्रेटर देन जीरो, ए हमारे पास क्या होना चाहिए, जीरो से बड़ा होना चाहिए, मीन्स कि ना तो जीरो हो सकता है, ना ही जीरो भी नहीं हो सकता वो, और ना ही हमारे पास नेगेटिव वैल्यू भी वो नहीं हो सकती, दो चीज़ें नहीं हो सकती। तो ग्रेटर देन जीरो है, देयर एग्जिस्टेड यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर, उसने दो इंटीजर एग्जिस्ट किए हैं क्यू एंड आर, तो क्या आ जाएगा, बी इज इक्वल टू ए क्यू प्लस आर, जहाँ पे हमारे पास आर क्या होता है, रिमाइंडर होता है, तो वो क्या होगा, जीरो के इक्वल जो उससे बड़ा होगा, और ए से छोटा होगा, ए क्या होता है जहाँ पे क्वेश्चन होता है, तो क्वेश्चन से बस होता है। तो ये सारा बताया भी है, क्यू रिमाइंडर है हमारे पास, सॉरी क्यू क्वेश्चन आर रिमाइंडर है। इफ़ आर इज इक्वल टू जीरो, कह रहेगा अगर रिमाइंडर जीरो हो जाए तो ए डिवाइड कर जाएगा बी को। अब ए डिवाइड बी का मतलब है कि जो डिविजिबिलिटी रूल हो गया, जो मैंने ऊपर अभी 10 आपको
11 हमारे पास क्या है जो अभी फार्मूले करवाएं, तो वो सारे फार्मूले अप्लाई हो जाएंगे अगर डिवीजन एल्गोरिथम में रिमाइंडर क्या हो गया हमारे पास इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ है हमारे पास। अब इसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। अब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर को हम क्या बोलते हैं, एचसीएफ भी बोलते हैं और एलसीएम जीसीडी भी बोलते हैं। अब जीसीडी आपको पता है, मैंने बताया कई जगह पे कि अगर जीसीडी हमारे पास ए और बी इज इक्वल टू 1 हो, ठीक है, तो इस तरह का मतलब क्या होता है कि इन दोनों को किस टेबल में वो जा रहे हैं। तो कोई भी अगर हमारे पास मान लो 2 और 3 का जीसीडी 1 है, इसका मतलब कि 2 और 3 हमारे पास 1 के सिवा और किसी भी टेबल पे एक कॉमन वैल्यू पे हमारे पास कट नहीं होगी किसी भी जगह पे, तो इसलिए उसका जीसीडी क्या हो गया 1 हो गया। बाकी इसका मैं शॉर्टकट बताऊंगा आगे, जहाँ पे जो फार्मूला जिस तरह से क्वेश्चन आते हैं तो मैं तब बताऊंगा। अभी इसकी क्या करो आप, जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो याद रख सकते हो। वैसे ये आएगी नहीं, इतनी बड़ी स्टेटमेंट आती नहीं है, लेकिन फिर भी आप याद रख लो, क्योंकि इसमें से जो मैंने ये 1 और 2 बताया ना, देखो 1 और 2 स्टेटमेंट, तो ये आपको आ सकता है, तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, तो क्या कह रहा है हमारे पास एस सी एफ या जी सी डी होता क्या है, तो लेट ए एंड बी आर 2 इंटीजर, हमारे पास कोई 2 इंटीजर है, सच दैट वन ऑफ देम इज नॉट जीरो। कह रहे कि इसमें से एक जीरो नहीं होनी चाहिए, तो कोई भी हमारे पास जीरो नहीं हो सकता, या तो ए जीरो नहीं होगा या बी जीरो नहीं होगा। ठीक है, दोनों में से एक जीरो नहीं होगा। देन ये चीज़ याद रखने वाली। आगे फर्स्ट क्या कह रहा है, अगर डी डिवाइड कर रहा है ए को, डी डिवाइड कर रहा है बी को, तो देयरफॉर क्या होगा, डी इज ए कॉमन डिवाइजर ऑफ ए एंड बी। मीन्स कि इसका मतलब यही है कि अगर दोनों को डिवाइड कर रहा है तो मीन्स कि उसका कोई ना कोई कॉमन डिवाइजर होगा, कोई एक कॉमन वैल्यू होगी, तभी वो दोनों को डिवाइड कर रहा है। मान लो हमारे पास 2 डिवाइड कर रहा है 6 को, और हमारे पास 3 भी डिवाइड कर रहा है 6 को, तो हमारे पास जहाँ पे क्या आया 2 और 3 का हमारे पास कॉमन डिवाइजर क्या आ गया 6 आ गया ना। तो इस तरह से हमारे पास इसको आप याद रख सकते हो। तो ये फर्स्ट कंडीशन थी। सेकंड क्या कह रहा है, सी डिवाइड ए को कर रहा है, सी डिवाइड बी को कर रहा है, सी लेस देन एंड इक्वल टू क्या हो जाएगा डी के, डी हमारे पास क्या है जहाँ से कॉमन डिवाइजर है जो, तो जी सी डी ऑफ ए एंड बी क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू होगा 1। तो इसको आपने सीधा सीधा याद रखना है हमारे पास। वैसे इसकी स्टेटमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप याद रख लो। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, को प्राइम। को प्राइम का मतलब वही होता है कि जीसीडी जिसकी 1 हो वो हमारे पास क्या होता है को प्राइम। तो 2 इंटीजर ए एंड बी सेट टू अब हो गए, और रिलेटिवली प्राइम। को प्राइम को क्या बोलते हैं, रिलेटिवली प्राइम भी बोलते हैं। और ए इज प्राइम टू बी, मीन्स कि अगर जीसीडी ए और बी का निकालना है तो इसको क्या बोलेंगे, ए एंड बी क्या है हमारे पास रिलेटिवली प्राइम है, ए इज प्राइम टू बी है, और हमारे पास क्या है ए एंड बी आर को प्राइम है। तो 3 वैल्यू हमारे पास 3 तरह से इसको बोल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, अगर प्राइम बोला तो मीन्स कि इन दोनों का जीसीडी क्या होगा 1 होगा, तो इन दोनों का जीसीडी क्या है 1 होगा। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या कह रहा है, यूक्लिडियन लेमा। तो यूक्लिडियन लेमा क्या कह रहा है हमारे पास, इफ़ ए डिवाइड बी सी को करेगा, ए डिवाइड बी सी को करेगा एंड ए एंड बी का जीसीडी 1 है, मीन्स कि ए एंड बी को प्राइम है या ए प्राइम टू बी है, तो देन ए डिवाइड सी को करेगा। कह रहा है ए डिवाइड बी सी को कर रहा है और ए बी का जीसीडी 1 है, तो ए डिवाइड सी को भी करेगा, मीन्स कि जिसके साथ जीसीडी हो रहा है बी के साथ, तो बी को हमने कट कर दिया। अगर हमारे पास ए और सी का जीसीडी हमारे पास 1 होता तो हम क्या करते हैं कि ए डिवाइड किसको कर रहा है, बी को कर रहा है। तो इस तरह से हमने देखना है जिसके साथ जीसीडी हो रहा है उसके जो बाकी बच गया दूसरा, उसके साथ तो क्या होगा डिवाइड होगा वो। अब लास्ट क्या है हमारे पास, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको क्या बोलते हैं हम एलसीएम बोलते हैं। तो एलसीएम भी हमारे पास सेम है कि एलसीएम ऑफ नॉन जीरो हमारे पास 2 वैल्यूज होंगी। अब क्या कह रहे हैं, कंपोजिट नंबर हैज एटलीस्ट 3 डिवाइजर, कि कंपोजिट नंबर के बाद एटलीस्ट 3 डिवाइजर होंगे। अब हमारे पास अगर हम देखें प्राइम नंबर होता है उसके बाद एटलीस्ट कितने होते हैं, 2 डिवाइजर होते हैं। एक तो क्या होता है वो इटसेल्फ, मीन्स कि अगर मान लो 5 हमारे पास प्राइम है तो 5 इटसेल्फ हो गया एक, और एक क्या होता है 1, तो 2 डिवाइजर इसके हैं। और कंपोजिट के कह रहे हैं कि एटलीस्ट 3 डिवाइजर तो हो गए, मीन्स कि अगर हमारे पास 2 ही डिवाइजर हुए तो वो तो प्राइम बन गया ना, वो कंपोजिट बनेगा नहीं। तो कंपोजिट के लिए 2 से ज़्यादा चाहिए, मीन्स कि कम से कम तो कितने चाहिए 3। तो वही कह रहा है कि एटलीस्ट 3 डिवाइजर चाहिए हमारे पास। अब वो ज़्यादा जितने मर्जी हो सकते हैं, वो 4 5 6 जितने मर्जी हो सकते हैं, एटलीस्ट कम से कम 3 चाहिए। अगर 3 बन गए तो वो कंपोजिट है, अगर 2 ही डिवाइजर बन रहे तो वो क्या है प्राइम बन रहा है, वो हमारे पास कंपोजिट नहीं बनेगा। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको। तो ये क्या था हमारे पास, हमने क्या किया अभी तक, एक तो क्या कर लिया हमने जीसीडी किया, उसके बाद को प्राइम और लीस्ट डिवाइड, मीन्स की एलसीएम और जीसीडी हमने जो क्या किया है, ये दोनों इसमें से इम्पोर्टेंट है, बाकी आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप ज़्यादा रख लो, रखने हैं तो। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारे पास,
वही हमारे पास दिया है एलसीएम की जो हमारे पास स्टेटमेंट थी, कह रहे कि दो पॉजिटिव इंटीजर दिया है, देन एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर, एक एग्जिस्ट कर लिया उसने एल। अब हमारे पास जीसीडी में क्या किया था हमने, डी किया था जहाँ पे एल ले लिया, सेम नहीं लेना इसलिए मैंने एल ले लिया, अदरवाइज कोई भी ले सकते हो आप। तो क्या करेगा, जब भी दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, ए डिवाइड एल, ए बी डिवाइड एल, वहाँ पे क्या था डी डिवाइड ए और डी डिवाइड बी, मीन्स कि नीचे आ रही थी वैल्यू चेंज हो रही थी, जहाँ पे ऊपर वैल्यू चेंज हो रही है, ए डिवाइड एल और बी डिवाइड एल। अगर ए डिवाइड एम को कर रहा है, बी डिवाइड एम को कर रहा है, ए लेस देन इज इक्वल टू एम है, एम ग्रेटर देन जीरो है, तो एलसीएम इज डिनोटेड बाय जे। अब ये हमारे पास इसमें से मैंने कहा था ना कि शॉर्टकट आपको बताऊंगा, तो वह यही है, इसको आपने याद रखना है। ये देखो पूरी की पूरी वैल्यू एग्जाम्पल है साथ में, समझो पहले मैं क्या करवा रहा हूँ। तो इसमें से क्या कह रहा है, एलसीएम डिनोट किससे होता है, तो वो क्लोज ब्रैकेट से होता है हमारे पास, जिसको हम बोल सकते हैं मैट्रिक्स वाली ब्रैकेट है जैसे। तो ये हमारे पास क्या है, क्लोज ब्रैकेट है, और ये हमारे पास क्या है, ओपन ब्रैकेट है। तो जो एचसीएफ होता है, एचसीएफ था हमारे पास जिसको हम जीसीडी भी बोलते हैं, तो एचसीएफ हमारे पास किससे होगा, ओपन ब्रैकेट से है, और हमारे पास जो एलसीएम है वो क्या है, क्लोज ब्रैकेट से है। तो कह रहा है हमारे पास कि अगर दो नंबर है उनका मल्टीप्लाई कर दें, देखो इनका मल्टीप्लाई कर दें तो वो इक्वल टू क्या होगा, उसके एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम जे है, एचसीएफ जे है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो जो आंसर आएगा वही हमारे पास उन दोनों के मल्टीप्लाई के भी आएगा। अब एग्जांपल मैंने नीचे बताइए कि 2 और 3 मान लो हमारे पास क्या है, 2 और 3, इसका जीसीडी और इसका एलसीएम दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो वो इक्वल टू किसके आएगा, 6 के, और इधर 2 3 इधर भी क्या आएगा, 6 के, तो 6 इज इक्वल टू 6 के आ जाएगा। तो जहाँ से अगर आपको देखो एग्जाम्पल एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि 7 और 11 का क्या निकालो, एलसीएम निकालो, जीसीडी निकालो या कुछ भी, अब आपको एलसीएम निकालना आना चाहिए, बस एलसीएम निकालना आ गया तो आप जीसीडी आराम से निकाल लोगे, कैसे, इस फार्मूले से, इस फार्मूले से आप निकाल लोगे। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं तो वो मैंने आपको एक जगह शॉर्टकट आई थिंक समझाया भी है, मैं जहाँ पे फिर से थोड़ा सा रिकॉल करवा देता हूँ। वहाँ पे एलसीएम क्या होता है, मान लो 2 3 और 5 का एलसीएम निकालना है, तो जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी उसको हमने पहले सेलेक्ट कर लेना, 5 सबसे बड़ी वैल्यू है। अब 5 का टेबल पढ़ना शुरू कर दो, जहाँ पे हमारे पास तीनों वैल्यू हमारे पास कॉमन आ रही है, किसी वैल्यू पे हमारे पास कट हो रही है, तीनों एक ही टेबल में आ रहे हैं, तो वो क्या हो जाता है, उसका एलसीएम। अब 5 1 जा 5, तो 5 2 के टेबल में भी नहीं है, 3 के भी नहीं, 5 2 जा 10, 3 पे नहीं जाएगा, 5 3 जा 15, 2 पे नहीं जाएगा, 5 4 जा 20, 23 पे नहीं जाएगा, 5 5 जा 25, 25 किसी पे भी नहीं जाएगा, 5 6 जा 30। अब देखो 30 है आया हमारे पास, 5 के टेबल में आया 30, अब 32 के टेबल में भी जा रहा है, 33 के टेबल में भी जा रहा है, तो जो हमारे पास, और 5 के टेबल में भी जा रहा है, तो जो तीनों के टेबल में हमारे पास वैल्यू जाएगी हमारे पास, वो क्या हो जाता है, उसका एलसीएम हो जाता है। क्योंकि एग्जाम में हमारे पास सिंपल वैल्यूज ही आती है, तो इसलिए आप इस तरह से करना है, अदरवाइज अगर जो बड़ी वैल्यूज आ जाए तो फिर लीजिए शॉर्टकट अप्लाई नहीं होता, लेकिन एग्जाम में 1 मार्कर के लिए आपको स्मॉल वैल्यूज ही आती हैं। तो अब एलसीएम आ गया आपको। अब मान लो हमारे पास, मैंने कहा था कि 5 और 7 का मान लो आपने जीसीडी निकालना है, एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ आपको नहीं आता, आपको एलसीएम आता है, तो आपने क्या करना है, 7 5 जा 35, 35 कर दिया, और इसका एलसीएम निकाल लो, जो भी हमारे पास मल्टीप्लाई करके 35 इधर लेफ्ट साइड में आ गया, और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका एचसीएफ हमारे पास एलसीएम निकाल लेंगे, इन दोनों का एलसीएम जो वैल्यू आएगी उसको इधर ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, और इधर जो बच जाएगा हमारे पास वो राइट हैंड साइड आंसर होगा हमारे पास, क्या निकल जाएगा, जीसीडी निकल जाएगी, जिसको क्या बोलते हैं हम, एचसीएफ भी बोलते हैं, तो वो हमारे पास आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको, लेकिन फिर भी नहीं आया तो बाकी प्रैक्टिस के साथ, क्वेश्चन के साथ आएगा। कन्फ्यूज़न हो तब कमेंट बॉक्स में लिख देना, नहीं तो या फिर मैसेज मुझे कर देना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या कह रहे हैं हमारे पास, प्राइम्स क्या होते हैं। तो प्राइम आपको पता ही है, प्राइम नंबर क्या होता है, तो वही चीज़ बस उसने लैंग्वेज में लिखी हुई है। कह रहे हैं इंटीजर 1 ग्रेटर देन 1, क्योंकि हमारे पास पता है 1 कभी भी प्राइम नंबर नहीं होता, तो जो प्राइम नंबर होंगे 1 से बड़े ही होंगे, तो ऑब्वियस ही बात है ग्रेटर देन 1 दिया है। इज सेट टू बी प्राइम नंबर, कह रहे हैं कि सेट टू बी प्राइम नंबर होगा कब होगा, इफ़ ओनली डिवाइजर आर 1 एंड पी। और 1 एंड पी क्या है, पी तो हमारे पास वही नंबर है, पी ग्रेटर देन 1, मान लो 5 है, तो 5 ग्रेटर देन 1 है, तो इसके डिवाइजर क्या होंगे, एक तो 5 ही होगा और एक 1 होगा, तो वही कह रहा है हमारे पास कि डिवाइजर अगर 1 और 2 मीन्स की एटलीस्ट 2, एटलीस्ट नहीं सॉरी एट मोस्ट 2 मीन्स की ज़्यादा से ज़्यादा 2, वैसे तो होते ही 2 हैं, 2 तो हो गई ऑब्वियस सी बात है, तो सिंपल आप सीधा देखो कि 2, अगर 2 डिवाइजर है तो वो क्या है, प्राइम नंबर है। अब इसी की एक और हमारे पास स्टेटमेंट दी है, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। क्या कह रहा है, एन इंटीजर p ग्रेटर देन 1 इज प्राइम इफ देयर एग्जिस्ट नो डिवाइजर d ऑफ p 1 लेस देन d लेस देन p। अब इसको समझो ध्यान से,
मतलब वही है हमारे पास, इसको घुमा के बताया हुआ। कह रहा है हमारे पास कि पी ग्रेटर देन 1, वो तो सेम बात है। एग्जिस्ट करेगा कि डिवाइजर डी, मीन्स कि डिवाइजर का मतलब कि इसके अलावा मान लो 5 है अगर, तो इसने एग्जिस्ट कर लिया हमारे पास, मान लो कोई 2 वैल्यू एग्जिस्ट कर ली। हमें पता है कि इसका डिवाइजर एक तो 1 है और एक 5 है, लेकिन उसने क्या कर लिया, अनदर हमारे पास एग्जिस्ट कर ली वैल्यू, वो क्या है 2। अब क्या कह रहा है कि 2 हमारे पास क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए। तो देखो 1 से बड़ा है 2, लेकिन इससे छोटा होना चाहिए, इससे छोटा होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। अगर ये इसको डिवाइड कर दे 2 5 को, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अनदर डिवाइजर हो जाएगा। लेकिन ये इसको डिवाइड नहीं करता ना, अगर नहीं करता तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर है। तो अगर कर गया हमारे पास तो मान लेने कंपोजिट नंबर है। तो ये दो स्टेटमेंट है। अब कंपोजिट की स्टेटमेंट है, इंटीजर 1 ग्रेटर देन सॉरी ए ग्रेटर देन 1 इज सेड टू बी कंपोजिट इफ इट इज़ नॉट प्राइम। तो सिंपल सी बात है, अगर प्राइम नंबर नहीं है वो तो हमारे पास क्या होगा, कंपोजिट ही होगा। जहाँ मान लो आपके कि हमारे पास डिवाइजर अगर हमारे पास ज़्यादा है तो तब भी वो क्या हो जाता है, हमारे पास कंपोजिट हो जाता है। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अब नेक्स्ट कह रहा है कि 1 इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो ये इंपॉर्टेंट है, आई थिंक ये क्वेश्चन आया भी हुआ एग्जाम में, इसको स्टार मार्क कर लो। तो क्या कह रहा है, 1 हमारे पास ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट। अगर हमने जैसे कहा कि जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है, तो ये सभी के लिए अप्लाई होता है। लेकिन ये हमारे पास 1 नहीं है, 1 कभी भी हमारे पास कंपोजिट नंबर नहीं होता है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्या है, 2 इज़ ओनली इवन प्राइम। तो ये भी आपको ऑब्वियस पता ही होगी चीज़ कि ये प्राइम नंबर सारे के सारे क्या होते हैं, ओड ही होते हैं। सिर्फ हमारे पास एक 2 ऐसा नंबर है जो हमारे पास इवन है और प्राइम है। तो नेक्स्ट देखते हैं। अब थ्योरम से हमारे पास प्राइम नंबर से रिलेटेड की कितनी आ सकती है। पहले हमने क्या की, डिविजिबिलिटी की थ्योरम की और यूक्लिडियन मेथड के रिलेटेड थ्योरम की है। अब हमारे पास प्राइम नंबर के रिलेटेड थ्योरम चाहिए, और ये आपके एग्जाम में सीधे सीधे बताया गया है हेडिंग, और इसके रिलेटेड जितनी भी थ्योरम तो वो मैं आपको अभी समझा रहा हूँ। तो क्या कह रहा है, इफ़ पी इज़ प्राइम पी डिवाइड ए बी, मीन्स कि ये गिवन दिया है कि पी हमारे पास प्राइम है और पी डिवाइड किसको कर रहा है, ए बी को, मीन्स कि प्राइम नंबर डिवाइड कर रहा है किसी ए बी वैल्यू को। तो कह रहे कि अगर उसका प्रोडक्ट को कर रहा है तो पी डिवाइड ए को करेगा या पी डिवाइड बी को करेगा। मीन्स कि वो हमारे पास उसमें से किसी एक वैल्यू को, अब देखो और दिया है एंड नहीं दिया, मीन्स कि या तो ए को डिवाइड करेगा या बी को डिवाइड करेगा, दोनों को नहीं कर सकता क्योंकि वो प्राइम नंबर है। तो मान लो जैसे हमारे पास 5 डिवाइड किसको कर रहा है, 10 को कर रहा है। अब हमारे पास 5 डिवाइड 10 को कर तो कर रहा है, वो 10 किस कैसे लिख सकते हैं, 10 को हम 5 मल्टीप्लाई 2 भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या है, 5 डिवाइड इस तरह से लिखे, अगर 5 डिवाइड कर रहा है 5 मल्टीप्लाई 2, तो मीन्स कि 5 डिवाइड 10 को कर रहा है। अब इसमें से 5 डिवाइड किसको कर रहा है, 5 को तो कर रहा है, लेकिन 5 डिवाइड 2 को नहीं कर रहा है। तो वही कह रहे हैं कि इसमें से एक वैल्यू को डिवाइड करेगा, एक को हमारे पास डिवाइड वो नहीं करेगा। तो एग्जाम्पल के साथ समझा दिया मैंने। अब नेक्स्ट क्या है, कह रहे कि सी नॉट इक्वल टू जीरो, कोई हमारे पास लिया हमने वैल्यू ली सी जो कि जीरो नहीं हो सकती। ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड सी, ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड सी, जो मॉडुलस के वैल्यूज़ हैं। तो इसमें क्या होता है, जो मोड के साथ है वो डिवाइड करती है वैल्यू। तो सी हमारे पास डिवाइड किसको कर रहा है, सी डिवाइड कर रहा है हमारे पास ए। अब जो हमारे पास बी इधर है पॉजिटिव का, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव का हो जाएगा ना। तो वही किया, इधर जाके वो माइनस बी हो गया। अगर जहाँ पे माइनस बी दिया होता तो इधर आके क्या हो जाती, वो वैल्यू पॉजिटिव हो जाती। तो इस तरह से आपने करने हैं याद इसको। तो इसके बाद हमारे पास है थ्योरम्स हैं कुछ प्राइम नंबर के रिलेटेड ही हैं, और इसको मैंने आई थिंक पहले भी करवाया होगा। तो क्या ये हमारे पास थ्योरम, सबसे पहले फर्मेट थ्योरम है। क्या कह रहा है, इसको वैल्यू में करवाया है आपको कि प्राइम नंबर है। फर्मेट थ्योरम, विल्सन थ्योरम से सारी की सारी मैंने पीछे करवा चुका हूँ, लेकिन अब ये किस में है, मॉडुलस की फॉर्म में आ रही है। तो मॉडुलस की फॉर्म में बता रहा हूँ कि कैसे होती है। पी डिवाइड एन की पावर पी माइनस है, तो इसको मतलब क्या है, जो माइनस का है माइनस एन, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड पॉजिटिव। तो क्या हो गया, एन की पावर पी इज कॉन्ग्रुएंट टू एन मोड पी। सिमिलरली जहाँ पे जो दिया है तो क्या होगा, पी माइनस वन ये है, जब प्लस का उधर जाके माइनस हो गया तो -1 मोड पी। तो इस तरह से है। उसके बाद रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है। तो ये हमारे पास सिंपल है, अगर दोनों वैल्यू सेम होती है, ए कॉन्ग्रुएंट टू ए, तो ये क्या हो गया हमारे पास रिफ्लेक्सिव है। इसको डिवाइड करने पे हमारे पास सी डिवाइड करके जीरो को। सिमिलरली ए डिवाइड कॉन्ग्रुएंट बी है और बी कॉन्ग्रुएंट ए हो जाए तो वो क्या है, सिमेट्रिक है। ए डिवाइड बी, बी डिवाइड सी, तो ए डिवाइड लास्ट वाले को करेगा, ए डिवाइड डी को कर जाए मोड सी, सॉरी जहाँ पे डी है सी डिवाइड डी, तो सी डिवाइड सी कॉन्ग्रुएंट टू किसके हो गया, मोड सी के। तो ये क्या होगा हमारे पास, ट्रांजिटिव होगा। तो ये सारे के सारे ना फार्मूले ही हैं, तो आपको ये याद ही करने पड़ेंगे। इसलिए मैंने करवाया भी नहीं, क्योंकि वहाँ पर भी मैंने सेम यही चीज़ें लिखनी है, तो मैंने कहा कि टाइम आपका भी बच जाए और मेरा भी। तो इसलिए मैंने सीधे सीधा यहाँ से करवा रहा है, क्योंकि आपको याद ही करने पड़ेंगे जी।
तो ये सारे के सारे रिजल्ट हैं और ये आपको आए भी हुए एग्जाम में, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो क्या है आगे, फंडामेंटल थ्योरम और अरिथमेटिक। अब जब मैंने पहले भी बता चुका हूँ और फिर से बता रहा हूँ, तो सेम ही होगा। एवरी इंटीजर एन कैन बी एक्सेप्टेड एज अ प्रोडक्ट ऑफ अ प्राइम नंबर वन ऑफ वे अ पार्ट ऑफ फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ अ फैक्टर। तो आप सीधा बस यही याद रखो कि कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर अगर एन ग्रेटर देन वन दिया है। तो इतना याद रखो। अब फंडामेंटल थ्योरम पहले भी हो चुकी है तो ज़्यादा नहीं करते इसको। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, कैनोनिकल फॉर्म ऑफ इंटीजर। तो ये आपके सिलेबस में वैसे है नहीं, ये इसी का पार्ट है, फंडामेंटल थ्योरम को आगे एक्सटेंड किया हुआ। तो क्या है, इफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन हमारे पास दिया है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर दिया है जिसमें P1 अकर एज अ फैक्टर ऑफ देन वी कैन राइट है। ये इसका मतलब क्या है, कह रहा है हमारे पास कि अगर हमारे पास एन कैन भी सॉरी कोई भी वैल्यू हमारे पास एक्सप्रेस है एज अ प्राइम नंबर हम कर सकते हैं। तो उसका जो हमारे पास कोई वैल्यू होगी, जैसे मान लो हमारे पास 10 है, तो जब प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर हो गया। अब जब प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर है तो कह रहे हैं कि हमारे पास जो वन वैल्यू है वो क्या होगी हमारे पास, वो फैक्टर होगी हमारे पास उसी वैल्यू का। अगर 5 देखो तो 5 भी फैक्टर 10 का है, 2 देखे तो 2 भी फैक्टर 10 का है। तो वही कह रहे हैं कि हमारे पास जो उसके फैक्टर बने हैं वो क्या हो गया हमारे पास होल वैल्यू का, उसका ना एक फैक्टर होगा। तो वही कह रहा है। तो ये हमारे पास हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, ये हमारे पास अलग से है, ए एंड बी आर नेचुरल नंबर सच दैट ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर प्राइम देन ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये एग्जाम में आया हुआ है आपके 2016 या 17 में आया हुआ है। तो इसको ध्यान से देखना है आपने। ऐसे क्वेश्चन को अगर एग्जाम में आ जाए तो आपने क्या करना है, खुद से वैल्यू लेट कर लेनी है। उसने क्या बोला, ए एंड बी आर नेचुरल नंबर है, तो कोई नेचुरल नंबर लेट करने हैं। ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर ही प्राइम नंबर बने जो। तो ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर प्राइम नंबर कैसे बनेगा वो देखो आप। देखो हमारे पास मान लो ए की स्क्वायर और बी की स्क्वायर प्राइम नंबर बनाना है ना उसने। तो मान लो हमारे पास एक क्या दे दिया आपने, हमारे पास 3, और एक क्या दे दिया हमारे पास 4। तो 4 की स्क्वायर 16 और 3 की स्क्वायर 9। तो 16 में से 9 गया तो कितना बचा 5। तो मीन्स कि 4 एंड 5 हमारे पास दो प्राइम नंबर है। 4 ए हो गया और 3 बी हो गया। तो ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर हमारे पास इज इक्वल टू क्या, प्राइम नंबर। तो वो प्राइम नंबर बन गया 5। तो कह रहा है कि ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर इज इक्वल टू किसकी होगा। तो हमारे पास वो देख लेते हैं। ए की स्क्वायर इज इक्वल टू, तो जो ऑप्शन दिए थे चार उसमें से आंसर क्या है, ए प्लस बी। ठीक है, तो देखो 3 + 4 कितना हो गया हमारे पास 7 हो गया ना। तो वो भी प्राइम नंबर ही बन रहा है। तो इस तरह से हमारे सॉरी जहाँ पे ना, जहाँ पे 7 ही आना था ना, हाँ जहाँ पे 7 आना था। तो 4 + 3 किया हमारे पास तो 7 आ रहा है। तो इस तरह से ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। तो इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन हो गए जब एग्जाम में, तो अपनी लेट कर लेना है खुद से ही ये चीज़ें कि किस तरह से हमारे पास आ रही हैं जी। अब नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, देखो जी काफ़ी इंपॉर्टेंट आगे जो दिए हुए हैं सारे के सारे फार्मूलाज। तो यूक्लिडियन थ्योरम है सबसे पहले कि नंबर ऑफ प्राइम आर इनफाइनाइट। कह रहे कि नंबर ऑफ प्राइम आर इनफाइनाइट। हमें पता ही है कि जो प्राइम नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। जैसे नेचुरल नंबर इंटीजर इनफाइनाइट है, उसी तरह से प्राइम नंबर भी क्या है हमारे पास, इनफाइनाइट है। उसके बाद क्या है, फार्मूले है सारे के सारे। जो स्टेटमेंट आपने याद ही रखनी है, मैं एक बार बोल के बता देता हूँ, इसमें कुछ है नहीं है। आप खुद ट्राई करके देख लेना एग्जाम्पल के साथ। अगर आपको लगे कि कोई भी एग्जाम्पल हमारे पास सेटिस्फाई नहीं कर रही तो वो आप मुझे सेंड कर देना, मैं आपको बता दूंगा कि हमारे पास ऐसा कभी नहीं होता, जो चीज़ें दी हैं वो बिल्कुल सेटिस्फाई कर रही हैं। तो पहली देखो, स्क्वेयर ऑफ एनी इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3k + 1 बट डू नॉट फॉर्म ऑफ 3k + 1। कह रहे कि किसी का भी स्क्वेयर, मान लो स्क्वेयर किसका 5 का, 2 का, 5 का, 7 का, 9 का, किसी का भी स्क्वेयर कर लो। वो किस फॉर्म में लिख सकते हैं हम, 3k या 3k + 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन उसको 3k + 2 की फॉर्म में हम कभी भी नहीं लिख सकते। तो ये ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा है तो आप मुझे बता दो, मैं आपको बता दूंगा कि ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है। तो वो आप खुद ट्राई करके देख लेना, अगर हो जाए तो मुझे भी आप बताना कि मैं भी देख सकूँ कि कैसे होता है, क्योंकि जो नहीं होती वैल्यूज। अब सेकंड क्या है, स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। हमारे पास कह रहा है कि कोई भी स्क्वायर है उसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 4k और 4k + 1 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब देखो सेम चीज़ है ऊपर वाली, कह रहे हैं कि स्क्वायर को हम इन दोनों फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इन दोनों फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो आप दोनों ही याद रखो। लेकिन हमारे पास क्या कह रहा है नेक्स्ट, देखो इफ x एंड y आर ओड। कह रहे कि x एंड y मीन्स कि दो नंबर और दोनों ओड दिए हैं, तो
उन दोनों को अगर हम स्क्वायर करके एडिशन कर दें तो कैन नॉट भी परफेक्ट स्क्वायर की कभी परफेक्ट स्क्वायर वो बन ही नहीं सकता। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ले लो, ओड नंबर चाहिए, एक 1 ले लिया एक 3 ले लिया, कह रहे कि दो ओड नंबर एक्स एंड वाई मान लो दो ओड नंबर है, उसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर तो 1 ही रह गया, वाई का स्क्वायर क्या हो गया 9, तो 9 + 1 कितना हो गया 10, तो 10 हमारे पास क्या कह रहे हैं कैन नॉट भी परफेक्ट स्क्वायर, तो 10 हमें पता है परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं है। तो इस तरह से आप कोई भी वैल्यू लेकर चलो, एग्जाम में आपने ये नहीं करना कि अगर फर्स्ट वैल्यू नहीं तो आप 2 देखो 3 4 देखो, आपने एक ही वैल्यू देखनी है। हमने देखने की जो गिवन दिया है वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो कंडीशन क्या है बस कि ओड नंबर चाहिए, तो ओड नंबर हमने सबसे स्मॉल वाले लेंगे ना, हमें क्यों ज़रूरत है कि हम बड़े बड़े नंबर लें ताकि हमारा टाइम वेस्ट हो। ठीक है ना, तो हमने सिंपल मिनिमम वैल्यू लेनी, बस कंडीशन याद रखनी है, अगर जहाँ पे दिया कि >1 तो फिर 1 नहीं ले लेना कभी भी गलती से, क्योंकि हो सकता है वो कई बार सेटिस्फाई कर भी जाए कंडीशन, लेकिन वो हमारे पास हर जगह नहीं करेगी सेटिस्फाई, परमानेंट नहीं सेटिस्फाई करेगी, तो इसलिए वैसी चीज़ नहीं लेनी है जो हमारे पास सेटिस्फाई ही नहीं करे। तो आइए समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारे पास, कह रहा है द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू ओड इंटीजर कैन नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर, वही चीज़ दी है जो मैंने बताया ना, इसी को उसने घुमा के इस तरह से लिखा है कि इसको अगर स्टेटमेंट में लिखना है तो वो क्या है सम ऑफ अ स्क्वायर मीन्स कि सम किया ना, देखो स्क्वायर का 2 नंबर, तो सम ऑफ अ स्क्वायर ऑफ टू ओड इंटीजर कैन नॉट बी स्क्वायर, किया देखिए वो स्क्वायर नहीं होगा, तो स्क्वायर का मतलब वही होता है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो नहीं भी लिखा साथ में तो कोई चक्कर नहीं है। आगे क्या, स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर, कह रहे हैं कि किसी भी इंटीजर का स्क्वायर करें इज ऑफ द फॉर्म, वो इसी फॉर्म में हो गए 8k +1 और 8k +4, 4 दिया है साथ में देख लेना जी, 8k +4, तो कोई भी स्क्वायर है उसको हम कह रहे हैं कि इसी फॉर्म में लिख सकते हैं, तो देख लो अब कोई भी स्क्वायर ले लो, स्क्वायर मान लो कितना है हमारे पास 9, 9 हमारे पास स्क्वायर है ना, तो 9 को क्या लिखते हैं हम 8 × 1 + 1, तो देखो बन गया ना 8k +1 की फॉर्म में, तो k की जगह यहाँ पे क्या आया 1 आया हमारे पास, तो 8k +1, तो ये 9 हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है। इसी तरह से आप और कोई एग्जांपल लेके भी देख लेना, जहाँ मर्जी ले लो, आपको जो सेटिस्फाई करेगी ये चीज़ सॉरी। इसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास, कह रहा प्रोडक्ट ऑफ एनी के कंजेक्टिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय के फैक्टर, कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ एनी के कंजेक्टिव इंटीजर, मान लो हमारे पास 1 2 3 कंजेक्टिव नंबर है ना, कंजेक्टिव नंबर n तक ले लो, के तक कोई फर्क नहीं है, मान लो मैंने 3 लिया, जहाँ पे फिर वैल्यू क्या है के का मतलब है 3, k = 3 दिया है। प्रोडक्ट ऑफ के कंजेक्टिव नंबर, तो के कंजेक्टिव नंबर हमने ले लिए, कह रहे कि उसको अगर डिविजिबल बाय किससे होगा तो वो फैक्टर के से होगा, अब 3 लिया तो 3 का करके देख लो, 3 किससे होता है 6 से, तो कह रहे कि वो फैक्टर किसके होंगे 6 के, तो देखो जो 6 के फैक्टर है कि नहीं, 1 भी 6 में आता है, 2 भी आता है, 3 भी आता है, तो सारी चीज़ें 6 में आ रही है, तो इसका मतलब कि वो फैक्टर किसका हो गया 6 का हो गया, तो यही हमने देखना है बस। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ के कंजेक्टिव, सॉरी ये तो हो गया, फॉर एनी इंटीजर n, कोई इंटीजर लिया n, 6 डिवाइड किसको कर रहा है n³ -1, तो 6 डिवाइड किसको करेगा n - 1, n और n+1, अब इसी को हमने ओपन किया बस n³ -n को ओपन करते तो ये वैल्यू बनती है हमारे पास। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें सेम ही है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन आपको एग्जाम में ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है, तो आपने दोनों में से जो मर्जी आया आपने ये चीज़ याद रखनी है कि किसी भी इंटीजर को n है, मान लो 1 2 3 कुछ भी है, तो 6 उसको डिवाइड करेगा, अगर हम ये स्क्वायर कर दें 1 लिया तो 1³ -1, अगर 2 लिया 2³ -2, तो इस तरह से हमारे पास कह रहे कि इसको डिवाइड करेगा, और हमारे पास 2 डिवाइड करेगा इस फॉर्म को, 6 इन दोनों फॉर्म को डिवाइड करेगा, 2 इन दोनों फॉर्म को डिवाइड करेगा, तो ये चीज़ याद रखनी है। उसके बाद GCD ऑफ 2 इंटीजर कैन बी एक्सेप्ट एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन, अब लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है हमारे पास, तो ये नीचे दिया हुआ है, मान लो A और B हमारे पास क्या दिया है GCD दिया है, GCD यही होता है ना, तो कह रहे कि इसको किस में लिख सकते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन में, तो वो क्या होता है कि जो फर्स्ट GCD है A उसके साथ मल्टीपल एग्जिस्ट कर दिया कोई YZ और साथ में X, तो क्या हो गया AX, और इधर क्या आ गया BY, तो उन दोनों का एडिशन कर दिया तो वो क्या होता है लीनियर कॉम्बिनेशन होता है। तो बाकी डिटेल में आप जाने की अब नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या कह रहा है, A डिवाइड M को कर रहा है, B डिवाइड M को कर रहा है, मीन्स की A और B दो वैल्यूज हैं, A की वैल्यू को डिवाइड कर रही है, A भी M को और B भी डिवाइड कर रहा है M को, तो कह रहे हैं कि उन दोनों को जो GCD होगा वो भी डिवाइड करेगा M को, और ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आई थिंक ये भी एग्जाम में आया हुआ है, तो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क करो। तो जो चीज़ें हैं इसी में से आई हुई हैं, लेकिन हमारे पास एग्ज़ाम भी 2 बार हुआ है, इसलिए जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं सारी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जितनी हो सके सारी की सारी चीज़ें मैं करवा सकूँ, तो वो चीज़ आपने ध्यान में देना है। अब नेक्स्ट देखते हैं,
नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कह रहा है एम नोट इज इक्वल टू जीरो, मीन्स की कोई वैल्यू है एम जो कि जीरो नहीं है, तो एम ए और एम बी का जी सी डी हमारे पास क्या हो जाएगा, मोड ऑफ एम बाहर आ जाएगा और जी सी डी ऑफ ए बी का। तो अगर एग्जाम में आपको आए तो आप क्या करोगे, जी सी डी ए बी का निकालोगे और मोड की वैल्यू बाहर ले लोगे। और इस तरह से आपको अगर आए जो स्टेटमेंट ही आती है, वैसे इसमें से क्वेश्चन एग्जाम्पल नहीं आएगी, ठीक है ना, ना ही कभी आई हो ना ही मोस्टली आती हैं। तो इसी तरह से आपने स्टेटमेंट ही याद रखनी सीधी सीधी। उसके बाद ए डिवाइड एम को, बी डिवाइड एम को, जी सी डी ए बी का वन है तो ए बी भी डिवाइड करेगा एम को। इसी ये सारी की सारी आपको याद ही रखनी पड़ेगी, उन्हें सीधे सीधे एक बार रिकॉल कर देते हैं कि अगर कुछ राइटिंग समझ ना आए तो वो आपको पता चल जाए। तो क्या है नेक्स्ट हमारे पास, ए एम और बी एम का जी सी डी कितना दिया है, वन दिया है। तो कह रहा है कि ए बी मीन्स कि इन दोनों का प्रोडक्ट कर दिया, ए बी का जी सी डी कॉमन वैल्यू एम थी तो एम ऐसे लिख दिया, ए बी और एम का जी सी डी वन होगा। उसके बाद क्या है, ए बी का जी सी डी अगर वन है, एन इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, देन ए की पावर एन बी, ए एंड बी की पावर एन बी, और ए की एन बी की एन, तीनों का जी सी डी मीन्स कि इसका भी जी सी डी वन है, इसका भी और इसी का भी, तो तीनों का जी सी डी क्या है हमारे पास, वन दिया है। अब नेक्स्ट क्या है, इफ एन इज नॉट एमथ पावर ऑफ ए, एन कह रहा है कि नॉट एमथ पावर ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर, देन एन की पावर वन बाई एम इज अ रैशनल नंबर। तो सीधी सी याद रख लो इसको चीज़, इसको बाकी आप एग्जांपल से अप्लाई कर सकते हो अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो। इफ़ ए एंड बी सी आर अ पॉजिटिव इंटीजर और जी सी डी ए बी का दिया है वन, देन क्या कह रहा है, ए बी की पावर सी एन दिया है, देन ए एंड बी आर दैम सेल्फ आर एग्जैक्ट एनथ पावर। कि हमारे पास इसकी एग्जांपल भी दिया कि ए हमारे पास एन का स्क्वायर दिया है, बी थ्री का स्क्वायर दिया है, और इन दोनों का जी सी डी ए और बी सेवन और थ्री हो गए ना, तो इन दोनों का जी सी डी वन आ रहा है। अगर इन दोनों का जी सी डी हमारे पास मान लो कि वन आ जाता है तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ए बी को हम किस तरह से लिख सकते हैं, उन दोनों का स्क्वायर का प्रोडक्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, उन दोनों का मल्टीप्लाई करके होल का स्क्वायर। जैसे क्या किया हमने, सेवन का स्क्वायर और थ्री का स्क्वायर किया तो वह इक्वल टू किसके होगा, सेवन थ्री से 21 के स्क्वायर की इक्वल होगा। नहीं तो अदरवाइज ऑब्वियस नहीं होता, हर जगह नहीं होती। मान लो हमारे पास 3 और 4 ले लिया हमने, तो 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर करें तो 3 4 से 12 और 12 का स्क्वायर के जो इक्वल नहीं होता है। ये कब होगा, अगर हमारे पास 3 और 4 का जी सी डी वन है, और लेकिन जहाँ पे 3 और 4 का जी सी डी भी वन है तो इसलिए जहाँ पे जो पॉसिबल है। लेकिन अगर हम जहाँ पे क्या ले लेते हैं, 2 और 4 ले लेते तो जहाँ पे जो अप्लाई नहीं होती वैल्यू। तो इस तरह से आपने ध्यान देना कि कहाँ पे अप्लाई हो रही है और कहाँ पे नहीं हो रही है। सॉरी। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, जहाँ तक हो गया हमारे पास, हाँ ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या कह रहा है, फॉर ऑल एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू जेड, जेड का मतलब इंटीजर होता है, तो एक्स और वाई हमने लिए इंटीजर से। अब उन दोनों का जी सी डी क्या कह रहा है, इक्वल टू किसके होगा, ए और लीनियर कम्बिनेशन आ गया राइट साइड में। अब पहले लेफ्ट साइड लीनियर कम्बिनेशन आ गया और राइट में क्या आ गया, बी। तो कह रहे हैं कि इन तीनों वैल्यू क्या होंगी, आपस में इंटरलेट है, इक्वल होती हैं। अब ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, देन ए बी इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, बी आर के आ जाएगा। तो ये सारी के सारी स्टेटमेंट्स ही हैं, इसमें कुछ समझने वाला है नहीं है, इसको आप याद ही रखना पड़ेगा। एग्जाम्पल के साथ आप देख सकते हो, लेकिन फिर भी याद तो आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में आप एग्जाम्पल तो ट्राई नहीं करोगे, तो इसलिए आपको ये याद ही रखनी पड़ेंगी चीज़ें। बाकी इसमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो उसको स्टार मार्क करवा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आता रहे। सॉरी। नेक्स्ट क्या दिया है, कह रहा है ए डिवाइड एम को कर रहा है, बी डिवाइड भी एम को कर रहा है। तो देन क्या हो जाएगा, उसका जो एलसीएम है, एलसीएम होता है ना, मैंने बोला स्क्वायर वाली वैल्यू, तो एलसीएम भी डिवाइड करेगा एम को, ए एंड बी आर को प्राइम है, तो को प्राइम का मतलब कि उनका जीसीडी वन होगा। ए डिवाइड एम डिवाइड ए दिया है, एम डिवाइड बी दिया है, देन एम डिवाइड किसको करेगा, एलसीएम को करेगा। एम ग्रेटर देन जीरो है, और फिर क्या आ जाएगा, एम ए एम बी का जीसीडी एम कॉमन आ जाएगा, ए बी के जीसीडी के इक्वल आ जाएगा। ए और बी हमारे पास नॉन जीरो दिए हैं, ग्रेटर देन जीरो मीन्स की नॉन जीरो है, और टू इंटीजर। तो ये तो मैंने पहले भी समझा दिया कि उन दोनों का एलसीएम और जीसीडी मल्टीप्लाई इक्वल टू किसके होता है, उन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल। वहीं से हमारे पास ये भी फार्मूला बना है कि ए भी हमारे पास जीसीडी इक्वल टू इसकी आ जाएगा, अगर हमारे पास इन दोनों का जीसीडी वन है, मीन्स की ये वैल्यू वन है, जहाँ पे वन हो गया इसका मतलब ये वन है, तो जहाँ पे ये वैल्यू इक्वल ही होगी आपस में, सिंपल सी बात है, वही घुमा के लिया हुआ है। और यही वैल्यू को हमारे पास जहाँ पे भी अप्लाई किया हुआ, अब क्या कह रहा है, ए बी इक्वल टू किसके हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा, ए इज इक्वल टू बी के हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, ए और बी का जीसीडी इक्वल टू किसके होगा, माइनस ऑफ ए बी, ए माइनस बी, और माइनस ऑफ ए माइनस ऑफ बी।
एवरी इंटीजर एन ग्रेटर देन 1 है एज अ प्राइम फैक्टर। कह रहे कि ए से जो 1 से जो बड़ा होगा उसका प्राइम फैक्टर तो होगा, तो ऑब्वियस बात है कि एक ना एक प्राइम फैक्टर तो उसका आएगा, क्योंकि जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर की फॉर्म हम इस हर इंटीजर को लिख सकते हैं। अगर एन 2 से ग्रेटर है तो एटमोस्ट 1 प्राइम बिटवीन एन और एन के बीच में। कह रहे कि अगर हमारे पास 2 से बड़ा है इंटीजर नंबर, मान लो 5 दिया है, प्राइम नंबर बोला ना, 2 से बड़ा है तो मीन्स की 5 ले लिया, कोई भी ले लो आप, 7 ले लो, 3 ले लो, 2 से बड़ा है 5, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट बिटवीन एन और एन फैक्टोरियल के बीच में। कह रहे कि उसका कोई ना कोई हमारे पास प्राइम होगा बिटवीन एन मीन्स की एन क्या माना अभी 5, तो 5 और एन 5 मीन्स की फैक्टोरियल 5, तो जहाँ पे 3 ही ले लो क्योंकि फैक्टोरियल 5 मुश्किल हो जाएगा। वैसे आपको पता होना चाहिए फैक्टोरियल 5 क्या होता है हमारे पास, मैंने आपको 7 तक याद करवाए थे, ठीक है। तो अगर 3 रखें तो 6 हो जाएगा। तो कह रहे हैं हमारे पास कि 3 और 6 के बीच में ना, एक मिनट इसको रब कर लें, नंबर ले लिया हमने 3, तो क्या आएगा इसके में, कह रहे हैं कि जहाँ तो एन जहाँ इसके बीच में, तो 3 और 6 के बीच में हमारे पास आएगा ना वैल्यू, तो वो हमारे पास आ रही है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हो इसको। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, क्या कह रहा है, वेट इसको ऊपर कर लें थोड़ा सा, ठीक है। अब क्या है, पी इज प्राइम नंबर, पी डिवाइड ए के को कर रहा है, तो कह रहा है कि पी की पावर के कर दे तो वो भी डिवाइड ए की पावर के को करेगा। एनी इंटीजर के देयर एग्जिस्टेंट कंजेक्टिव कंपोजिट नंबर एन ग्रेटर दैन वन कंपोजिट मस्ट हैव वन प्राइम फैक्टर एन। ये इंपॉर्टेंट है, ये आई थिंक क्वेश्चन एग्जाम में भी आया हुआ है, अगर नहीं भी आया फिर भी इम्पोर्टेंट है। इसको मैं जो इम्पोर्टेंट है वो तो मैं करवा रहा हूँ आपको, वो तो आपने याद रखने ही रखने हैं, तो ये हमारे पास कर लेना है आपने याद। क्या कह रहा है, एन ग्रेटर दैन वन कंपोजिट नंबर इट मस्ट हैव अ प्राइम फैक्टर। हमारे पास जो एन फैक्टोरियल सॉरी हाँ जो भी है हमारे पास रूट से इक्वल होगा या उसके या उससे छोटा होगा। टू चेक प्राइम और कंपोजिट नंबर इट इज सफिशिएंट टू चेक दैट इट इज डिविजिबल बाय, इससे वही कह रहा है हमारे पास, जहाँ अगर कंपोजिट नंबर तो इसके इक्वल होगा ना या उससे छोटा होगा, तो कह रहे हैं कि यही हमने देख लेना है कि अगर वो डिविजिबल कर रहा है प्राइम नंबर उससे छोटी वैल्यू से, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास प्राइम फैक्टर है कि नहीं, वो जहाँ से पता चल जाएगा। अगर वो कंपोजिट होगा तो वो इसके इक्वल होगा जहाँ उससे छोटा होगा, अगर हमारे पास कंपोजिट नहीं होगा तो उससे बड़ा आ जाएगा, ठीक है। तो जो अगर हम यही चीज़ चेक कर ले, कह रहे हैं तो जहाँ से भी पता वो कंपोजिट है का प्राइम नंबर है। इफ़ 2 की पावर एन इज़ प्राइम देन एन इज़ प्राइम, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ओनली प्राइम नंबर ऑफ अ फॉर्म एन की 3 माइनस 1 इज 7, एवरी प्राइम एक्सेप्ट 2 एंड 3 इज ऑफ द फॉर्म 6k प्लस 1 और 6k प्लस 5, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। जो मैं इंपॉर्टेंट कर रहा हूँ उसको कभी भी आपने भूलना नहीं है। सम ऑफ फैक्टर नंबर एन इज इक्वल टू एन। अब ये हमारे पास क्या कह रहे हैं कि सम कर दें अगर हम फैक्टर्स का, तो वो इक्वल टू हमारे पास किसके आ जाता है, उसी नंबर के आ जाता है। जैसे हमने 6 के फैक्टर निकाले तो 1 2 3 होते हैं, तो इन तीनों को ऐड किया तो 6 बना, तो वही 6 हमारे पास आ गया ना, कि हमारे पास जो वैल्यू थी उसकी अगर फैक्टर कर दिए तो उनका सम कर दे फैक्टर का सम, तो वो वही नंबर आ जाता है, तो वही हमारे पास बता रहा है। अब नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्ग्रुएंसी। तो कॉन्ग्रुएंसी क्या कह रहा है हमारे पास, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या है, लेट एम बी अ पॉजिटिव इंटीजर इफ ए एंड बी आर पॉजिटिव इंटीजर। कोई हमने एम में पॉजिटिव इंटीजर लिया, कह रहा है कि उसके साथ ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर और ले लिए, सच डैट एम डिवाइड किसको करेगा, ए बी को, मैं इसकी ए और उन दोनों के डिफरेंस को कर रहा, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलस एम, तो ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड एम है, ठीक है। तो ये कॉन्ग्रुएंसी की स्टेटमेंट है, आप सीधी सीधी स्टेटमेंट भी याद रख सकते हो, इसमें ये चीज़ को हम कॉन्ग्रुएंसी बोलते हैं। कॉन्ग्रुएंसी का जो हमारे पास सिंबल होता है, जो हमारे पास 3 लाइंस बनती हैं, तो वो हमारे पास क्या होती है, कॉन्ग्रुएंसी होती है। तो ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड एम, तो आई होप समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारे पास, बस थोड़ा सा रह गया, एक ही वीडियो में फिनिश हो जाएगा, अदरवाइज हम लिखने पे जाते हैं फिर 2 वीडियोस लगती है, और या तो फिर भी आपने खुद ही करना था, तो इसलिए मैंने सीधा ही समझा दिया। तो क्या कह रहा है आगे हमारे पास, इफ़ एम ग्रेटर देन 0 बी अ फिक्स्ड एंड ए बी सी डी आर आर्बिट्रली इंटीजर, मीन्स कि हमारे पास 4 कोई इंटीजर लिए हैं, 4 इंटीजर लेकर सच दैट ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड एम दिया है एंड सी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी मोड एम दिया है। कह रहे कि अगर ये 4 कंडीशन हमारे पास, सॉरी 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड एम और सी कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड एम, तो तब हमारे पास क्या होगा, जो नीचे 7 की 7 कंडीशन जो दी हैं वो सेटिस्फाई होंगी।
तो वो क्या है हमारे पास, सबसे पहले क्या है कि जो हमारे पास लेफ्ट साइड में ए और सी है ना, देखो लेफ्ट साइड ए एंड सी और राइट साइड में बी एंड डी है, तो इन सभी को अगर हम करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, कह रहा है तो पहले क्या कह रहा है, लेफ्ट साइड ए और सी का ऐड कर दिया, तो ए प्लस सी कॉन्ग्रुएंट किसके है, बी प्लस डी मोड एम, उनका मल्टीप्लाई भी हमारे पास कॉन्ग्रुएंट टू मोड एम है। लेफ्ट साइड में एन हमारे पास कोई भी इंटीजर ऐड कर दिया, ए प्लस एन कॉन्ग्रुएंट होगा बी प्लस एन, और उनका मल्टीप्लाई भी किसी वैल्यू का ए एन कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड एम। फिर उसकी पावर कह रहा है कि ए की पावर के कॉन्ग्रुएंट टू बी की पावर के मोड एम, फिर उसके बाद सी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू सी बी, देन ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड एम अपॉन डी। तो ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है, सारी आपको याद ही रखनी पड़ेंगी। ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी बी, सी एम का डी सी डी वन दिया है, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एम। अब इसमें से अगर मैं आपको बता दूं कि इंपॉर्टेंट कौन सी जाती है, तो ये फर्स्ट वाली जो चार है ये इंपॉर्टेंट है, बाकी आप नहीं भी करो तो कोई चक्कर नहीं है, बाकी जो है बनती हैं सारी तो मैंने सारी की सारी आपको करवा दी, अदरवाइज मत भी करो जाओ तो कोई चक्कर नहीं है। अब क्या, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड एम, डी डिवाइड एम कर रहा है, डी ग्रेटर देन जीरो, तो ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड एम हो गया। फिर ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड एम है, ए बी और बी एम सॉरी ए एम और बी एम का जी सी डी क्या कह रहा है, इक्वल होगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है जो थ्योरम्स, नेक्स्ट क्या कह रहा है, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड एम दिया है और ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड एन दिया है। अब जहाँ पे मॉडुलस चेंज हुआ है, जहाँ पे एम आ गया और जहाँ पे एन, तो एम और एन ये दोनों चेंज हुए हैं, तो कह रहा है ए इज कॉन्ग्रुएंट टू उन दोनों के जी सी डी के, एम एन के, उन दोनों के मल्टीप्लाई के एम एन के, अगर वो एम एन हमारे पास जी सी डी उसका वन है, और उन दोनों के एल सी एम के, वो कह रहे हैं कि तीनों इक्वल होंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड एम, डी ग्रेटर देन दिया है हमारे पास जीरो, डी डिवाइड ईच ऑफ ए बी एम, देन ए की डिवाइड डी, बी की डिवाइड डी, मीन्स के सभी के साथ क्या किया है, डिवाइड किया है, ए के साथ डी डिवाइड किया, बी के साथ डी डिवाइड किया और एम के साथ डी डिवाइड किया। अगर वो डी क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, तो इस तरह से हमारे पास कह रहा है कि हो सकता है। इसके बाद एलर थ्योरम दी है हमारे पास, और ये थ्योरम आई थिंक मैंने पहले भी करवा चुका हूँ। तो क्या कह रहा है एलर थ्योरम, इफ़ एन इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर एंड ए इज़ एनी इंटीजर सच दैट ए एन का जी सी डी क्या हो गया, वन हो गया, एन ग्रेटर देन वन है, ए की पावर फाइव एन इज कॉन्ग्रुएंट टू वन। तो जो मैंने जहाँ पे आपको प्रिमिटिव रूट करवाया था, तो मैंने उसके पहले एलर थ्योरम समझाई भी थी, तो वही चीज़ है हमारे पास दोबारा आ गई है, जहाँ पे फर्मेंट थ्योरम भी करवा चुका हूँ मैं, तो फर्मेंट थ्योरम वही है, आप देख लेना फिर से। अब इसके बाद जो न्यू चीज़ है वो हम करते हैं, तो वो क्या है, लीनियर कॉन्ग्रुएंसी। तो लीनियर कॉन्ग्रुएंसी क्या कह रही है हमारे पास, लीनियर कॉन्ग्रुएंसी, तो ये कहीं हमारे पास क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट का ही होता है हमारे पास, कि जैसे अभी हमने किया ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड एम, तो उसी तरह से हमारे पास ये क्वेश्चन है कुछ। तो लीनियर कॉन्ग्रुएंसी होती क्या है, कह रहा है अ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ अ बी मोड एम इज कॉल्ड लीनियर कॉन्ग्रुएंसी इफ ए एक्स नोट इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड एम, वी कैन से दैट एक्स इज इक्वल टू एक्स नोट, मीन्स कि जहाँ पे एक्स था और जहाँ पे एक्स नोट आ गया, तो कह रहे हैं कि ये दोनों क्या है आपस में इक्वल ही हम मान के चलेंगे। तो एक्स इज इक्वल टू एक्स नोट दिया है हमारे पास, अगर ये इक्वल दिया तो इज द सोल्यूशन ऑफ ए एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड एम। कह रहे हैं कि हमने दो वैल्यू ली ना, एक ए एक्स का लिया और एक एक्स नोट लिया, कह रहे हैं कि अगर ये दोनों आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, अगर ये इक्वल हो गए तो ये क्या हो जाएगा, उसका सोल्यूशन हो जाएगा। तो जो होता है ना, अगर कोई वैल्यू उसमें सेटिस्फाई करे आंसर आ जाए, तो वो क्या बन जाता है, उसका सोल्यूशन बन जाता है। तो वही कॉन्ग्रुएंसी की फॉर्म में उसने किया है कि ए एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड एम। इसके बाद थ्योरम क्या कह रहा है, ए एम इज जे सी डी दोनों का दिया है डी, देन लीनियरली कॉन्ग्रुएंसी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड एम इज अ सोल्यूशन इफ एंड ओनली इफ डी डिवाइड बी। क्या कह रहा है कि डी को डिवाइड करना है बी के साथ, अगर ये डिवाइड कर गया तो हमारे पास वो लीनियरली कॉन्ग्रुएंसी बनेगी। और ये चीज़ तो आप मत करो, ज़्यादा कोई मतलब नहीं है, वैसे एक्स्ट्रा में होती है, चाहे रहने दो आप, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया है लीनियरली कॉन्ग्रुएंसी। अब इसके बाद बस ये आपका थोड़ा सा रह गया है, लास्ट पेज आई थिंक। अब इसकी जो हमारे पास क्लोजली बोलते हैं, इसको भी चाहे रहने दो आप, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, करनी होगी तो आप कर लेना। अब ये रिजल्ट हैं जो थोड़े से ये इंपॉर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट लिखा है जिस पे वो आई थिंक इम्पोर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि वो एग्जाम में आए हुए हैं। तो क्या है रिजल्ट, अब हमारे पास कौन कौन से हैं, कह रहे कॉन्ग्रुएंसी इज एन इक्विवेलेंस। अब इक्विवेलेंस का मतलब आपको पता होना चाहिए पहले, इक्विवेलेंस होता क्या है, जो हमारे पास रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिव तीनों, अगर वो तीनों के तीनों है हमारे पास, तो इसको क्या बोलते हैं, हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। तो वो मैंने आपको बता दी कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिव कैसे होते हैं, वो मैंने पीछे अभी आपको बताया। नेक्स्ट क्या है हमारे पास,
फॉर एनी प्राइम पी ए प्लस बी इज कॉन्ग्रुएंट टू किसके कह रहा है ए इज कॉन्ग्रुएंट टू किसके होगा ए प्लस बी की पावर पी किया तो वो कॉन्ग्रुएंट किसके होगा ए की पावर पी प्लस बी की पावर पी मोड एम। तो ये आपको रिजल्ट है सीधे याद ही रखने पड़ेंगे। एम एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर सच दैट एम एन का जीसीडी 1 है। तो कह रहा है 5 ऑफ एम एन इक्वल टू 5 ऑफ एम और 5 ऑफ एम। तो जो मैंने आपको करवाया था ईलर थ्योरम में कि वो क्या होता है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव हमारे पास वो फार्मूला होता है। तो इस तरह से आपने इसको याद रखना है। फॉर एनी इंटीजर एन ग्रेटर देन 1 तो 5 ऑफ एन हमारे पास इक्वल टू जी है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं इतना ना भी करो जा तो कोई चक्कर नहीं है। इसके बाद हमारे पास क्या है इफ़ एन ग्रेटर देन 0 देन 5 ऑफ एन इज ऑलवेज इवन। तो ये इंपॉर्टेंट है चीज़ को याद रखो, स्टार मार्क कर लो इसको। आया नहीं हुआ लेकिन ये इंपॉर्टेंट है चीज़ कि 5 ऑफ एन इज ऑलवेज इवन होता है अगर वो ग्रेटर देन 2 है। जब मैंने करवाया था एक तो मतलब वही होता है उसका भी कि अगर 3 है मीन्स कि 3 2 से बड़ा हुआ तो 3 होगा उसके इक्वल या उससे बड़ा होगा। तो ये आ गया हमारे पास। इसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एक मिनट, नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो दिया है ना ये हमारे पास वैसे न्यूमेरिकल एनालिसिस का क्वेश्चन था तो मैंने गलती से जहाँ लिख दिया है लेकिन जो एग्जाम में आया हो तो आप देख लो जहाँ पे क्या दिया है ट्रायंगुलर हमारे पास इसको क्या बोलते हैं हमारे पास फॉरवर्ड मेथड। जैसे ही हमारे पास बैकवर्ड भी होता था फॉरवर्ड के लिए मैंने कहा था कि सीधा हमारे पास जो ट्रायंगुलर होता है इसको डेल्टा ही बोलते हैं। तो वो होता है डेल्टा कोस थीटा हमारे पास -2 साइन एक्स प्लस एच बाई टू और साइन एच बाई टू। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल एनालिसिस का मैंने जैसे कहा कि क्वेश्चन है। तो इसी तरह से हमारे पास जो एग्जाम में आया हो तो आप सीधा सीधा इसको याद ही रख लो। इसके बाद नेक्स्ट क्या है ए बी सी आर डिफरेंट मीन्स कि 3 वैल्यू लेनी है हमने ए बी सी जो तीनों क्या है डिफरेंट है और ए और बी का जीसीडी क्या है थर्ड नंबर के मीन्स कि सी के हैं। तो सी डिवाइड बी को करेगा, सी डिवाइड बी को करेगा। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी एग्जाम में आई हुई है तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ए और बी का जीसीडी सी के साथ है तो सी डिवाइड बी को कर रहा है। इसी के साथ हम क्या किस लिख सकते थे, हम ये भी लिख सकते हैं कि सी डिवाइड ए को कर रहा है तो तब भी वो गलत नहीं होता क्योंकि दोनों के साथ जीसीडी है ना उसका तो दोनों में से किसी के साथ भी आ सकता है। ए एंड बी का जीसीडी 1 दिया है और जे में इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो एग्जाम में सम आया हुआ है तो जे भी इम्पोर्टेंट लेकर चलो। देखो 3 क्वेश्चन आ गए मैंने अभी जो रिजल्ट करवाया आपको क्या दिया है ए और बी का जीसीडी 1 है तो ए प्लस बी और ए माइनस बी इज इक्वल टू किसके होगा 1 और 2। 1 और 2 मीन्स कि जहाँ पे क्या आ सकता है आइदर 1 और 2 इस तरह से भी लिख सकता है। अब जब बनता कैसे है तो ये मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा ताकि आपको फिर से जब करना हो एग्जाम में और कोई क्वेश्चन भी आ सकता है तो कैसे बनता है तो वो बता देता हूँ मैं। तो अब हमारे पास क्या होता है डी डिवाइड ए डिवाइड बाई बी होता है ना जैसे, तो उसी तरह से हमने क्या किया मान लो जीसीडी दोनों का 1 है तो क्या आ गया हमारे पास डी डिवाइड ए डी डिवाइड बी भी करेगा। डी डिवाइड अगर दोनों को कर रहा है तो कह रहे हैं कि उन दोनों को ऐड को भी करेगा। तो मान लो हमारे पास उन दोनों को एडिशन को भी कर गया और उन दोनों के मल्टीप्लिकेशन को भी कर गया। तो अगर हमारे पास क्या कर दें हम ये हमारे पास इसके इक्वल दिया है तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया डी डिवाइड ए प्लस बी और डी डिवाइड हमारे पास क्या कर गया ए माइनस बी, यही है। अब अगर हमारे पास ये इसको नंबर दे दे फर्स्ट इक्वेशन और इसको नंबर दे दे सेकंड इक्वेशन, क्या कर दिया हमने डी डिवाइड ए प्लस बी को हमने दे दिया फर्स्ट इक्वेशन और डी डिवाइड ए माइनस बी को दे दिया हमने सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों को फिर से ऐड कर सकते हैं हमने जैसे किया कि हम डिवाइड कर सकते हैं वैल्यू को उनको जितना मर्जी ऐड कर सकते हैं। अब इन दोनों को जब दोबारा ऐड करेंगे तो जब माइनस माइनस वाली बी कट हो गए तो डी क्या हो गया हमारे पास 2 टाइम ऑफ ए और हमारे पास क्या हो गया अगर हम माइनस करेंगे तो क्या आ गया डी डिवाइड आ जाएगा हमारे पास 2 टाइम ऑफ बी, ठीक है ना। तो अब हमारे पास जहाँ से क्या आ गया इसको फिर से स्प्लिट भी कर सकते हैं। डी डिवाइड अगर हमारे पास क्या कर रहा है 2 टाइम ऑफ ए कर रहा है तो क्या है हमारे पास इसको लिख सकते हैं डी डिवाइड 2 को भी कर रहा है और डी डिवाइड ए को भी कर रहा है। अब ए क्या है हमारे पास मल्टीपल है हमारे पास जो कि हमारे पास इसका मैंने बोला कि कॉमन फैक्टर क्या होता है 1 तो होता ही है। तो इसलिए क्या कर रहा है हमारे पास जहाँ से हमने क्या कर दिया कि डी डिवाइड जहाँ तो 1 को तो करता ही है हर चीज़ तो डी डिवाइड किसको भी कर गया 2 को, तो जहाँ इधर 1 हो गया जहाँ इधर 2 हो गया। तो इस तरह से हमारे पास आंसर आते हैं जे। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको कि किस तरह से किया हमने। बाकी इसमें हमारे पास क्या है ये कंडीशन तो एग्जाम में आया हुआ है फर्स्ट वाला तो आप याद रख लो। बाकी इसके रिलेटेड जो 2-3 हैं जो एक्सपेक्टेड आ सकते हैं जो इंपॉर्टेंट है वो भी कर लो। ए प्लस बी और ए बी इक्वल टू 1 दिया है हमारे पास मीन्स कि इनका जी सी डी 1 आएगा। ए प्लस बी और ए के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर का जी सी डी 1 और 2 आ सकता है। 2a प्लस 2b और a प्लस 2b हमारे पास जी सी डी 1 एंड 3 है
और ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी और बी का स्क्वायर। अब ये लिखा क्या है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर है ये, तो एग्जाम में ये भी लिख सकता है इसकी जगह ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी वो लिख सकता है इसकी जगह। तो वो इक्वल टू क्या है, 1 और 3 दिया है, 1 और 3 दोनों में से कुछ भी हो सकता है, और दिया है। अब ये मैंने नीचे बताया हुआ, जो ही मैं सोल्व करके बताया आपको कि किस तरह से ये आया है आपको, कि ये दोनों अगर दिए हैं तो डी डिवाइड ए प्लस बी को भी कर रहा है, इसको भी कर रहा है, 2a और 2b को भी कर गया, तो इन दोनों का जीसीडी को भी करेगा, 2 कॉमन ले लिए तो डी डिवाइड 2 को करेगा। और ए बी का जीसीडी क्या है हमारे पास, 1 गिवन दिया था देखो, तो वहाँ से आ गया हमारे पास। तो मैंने अलग तरीके से करवाया, वो भी गलत नहीं है वैसे, आप ऐसे कर लो ज़्यादा, अगर ऐसे करना है तो बस यही है। बाकी इसको छोड़ दो, ये कुछ है नहीं इम्पोर्टेंट, इसको रहने दो। तो इसी के साथ आपका जो हमारे पास क्या था, इसको कर रहे थे अभी हम नंबर थ्योरी। तो नंबर थ्योरी से सारे के सारे क्या आ रहे हैं हमारे पास, थ्योरम्स ही आई हैं, जितनी मैंने बता भी दिया आपको कि कितने क्वेश्चन आए हुए हैं हमारे पास। तो ये था नंबर थ्योरी। तो नंबर थ्योरी इसी के साथ आपका कंप्लीट हो गया है। अब इसमें से अगर कुछ रह गया होगा, आपको लगता है कि एग्ज़ाम में आया हुआ है लेकिन मैंने नहीं करवाया, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो या मैसेज कर सकते हो। बाकी आपको आई थिंक इसके भी एमसीक्यू नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि इसमें से क्या है, आप देख सकते हो एग्ज़ाम में जो हमारे पास 2016 और 70 आया ना, वो मैं आपको करवा दूंगा, पम्पलेट मिल जाएगा आई थिंक वो। तो जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं ना, तो वो सारे के सारे जो आए हुए हैं, तो आप देखना वो क्या दिया है। इसी तरह से सिंपल चीज़ें दी हुई है कि ये हमारे पास कंडीशन दी है तो ये क्या होगा आंसर, ये कंडीशन दी है तो ये क्या आंसर। देखो जी सिंपल है ना, ये दिया हुआ और ये आंसर क्या है। तो इसी तरह से हमारे पास जो इस तरह से क्वेश्चन आएंगे तो थ्योरम ही आनी है। तो जैसे अभी तक मैंने, अगर आप देखो 35 एक थी, 15 एक थी और 7755 यह करके कितनी थी, तो ये कम से कम 60 to 70 हमारे पास अभी तक मैंने जहाँ पे फार्मूले करवा दिए हैं आपको। तो इसी में से आप देख लो, एक एक करके इसको रटते जाओ, या समझ लो, या किसी तरह से भी इसका पेज बना लो, इसको रीड आउट 4-5 बार जब करोगे आपको, तो फिर धीरे धीरे याद हो जाएंगी चीज़ें। और यही मान लो कि अगर 67 जब करवाएं, तो हर एक चीज़ हमारे पास 1-1 मार्क के क्वेश्चन है, तो अपने आप में हमारे पास क्या है 60 to 70 जहाँ से क्वेश्चन बन गए हैं। ठीक है, बाकी इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आया नहीं हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 क्वेश्चन आए हुए हैं आई थिंक, या आई थिंक एक बार 5 आए हुए हैं, एक बार 3 आए हुए हैं, या फिर तो देख लेना। बाकी मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार करवा दूंगा। तो बाकी आते हैं इसी तरह से, तो ज़्यादा आपने करने की ज़रूरत नहीं। जहाँ से हमारे पास 10-10, 15-15 नंबर के क्वेश्चन आ रहा है, वहाँ पे आपने ज़्यादा ध्यान देना है। जहाँ आप सीधा रख लो, इसकी प्रैक्टिस करनी है, तो बस इसको याद करते हो। एमसीक्यू इसमें से मैंने फिर वही पूछने हैं, तो वो कोई चक्कर नहीं है। लेकिन फिर भी आप अगर कहोगे तो मैं ट्राई करूँगा, लेकिन फिर हैंड रिटन ही बनाने पड़ेंगे मुझे, तो वो देख लेना आपने कैसे करना होगा। तो अभी के लिए बाकी इतना ही। बाकी आपको जैसे पता है, अगर किसी ने ज्वाइन करना है तो इस नंबर पे आप शेयर कर सकते हो। किसी ने अगर करना है तो आपको पता है कितना है हमारे पास, 5000 से 5500 तक का कोर्स चल रहा है। जो इसमें जो 500 कंसेशन मिली है कुछ बच्चों को, जो कि कंडीशन के साथ है। और इसके अलावा अगर किसी ने 11th-12th की, अगर जैसे आपको पता है 12th की, वहाँ पे भी अभी ऑनलाइन पेड क्लासेस चल रही हैं हमारे पास, तो वो भी अगर किसी ने मैथ्स की ज्वाइन करनी हो तो कर सकता है। इसके अलावा किसी ने सीधे नोट्स बाय करनी हो तो उसको और कम मिल जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही। बाकी अगर कोई डाउट हो तो वह एग्ज़ाम आप पूछ सकते हो मुझे। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी थैंक्स।